दोस्तों, फूल गोभी की खेती करने वाले तमाम किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस बरसात के सीजन में जिन किसान भाइयों ने फिलहाल फूल गोभी लगा रखी है उनके सामने पीलेपन की समस्या और फूलगोभी में ग्रोथ की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इस बारे में मेरे पास काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट और मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं। और आपकी फूलगोभी की खेती में यानी कि इस समय पे इस स्टेज में यानी कि जब आपकी फूलगोभी के प्लांटेशन को 15 से 20 दिन हो जाते हैं और फिर भी आपकी फूलगोभी में पीलापन की समस्या देखी जा रही है या ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिल रही है, तो इसका सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। उत्पादन पे क्या पड़ता है? अगर शुरुआत में आपकी फूलगोभी की ग्रोथ काफ़ी कम हो रही है या पीलापन उसमें दिखाई दे रहा है तो उसमें बढ़वार आपकी फूलगोभी की काफ़ी कम हो जाती है। फूल भी धीरे निकलेगा, यानी फूल निकालने में भी काफ़ी समय लग जाता है और जो फूल निकलेगा उसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी और फूल का वजन भी ठीक से नहीं आएगा। सीधा असर मतलब आपके उत्पादन पे पड़ेगा और उत्पादन की क्वालिटी पे इसका असर पड़ता है। फूलगोभी की फसल 15 दिन की हो गई है, 20 दिन की हो गई है, इसमें पीलेपन की समस्या आ रही है, ग्रोथ इसकी नहीं हो रही है। तो आज के इस वीडियो में फूलगोभी की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा कि फूलगोभी की इस स्टेज में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए, पीलेपन की रोकथाम आपको किस तरह से करनी है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ के लिए आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी खाद उर्वरकों के बारे में बात करेंगे और फूलगोभी की फूल की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए और उत्पादन यानी कि जबरदस्त उत्पादन लेने के लिए हमें कौन कौन से खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए फूलगोभी की इस स्टेज में और फूल की स्टेज में कौन कौन से खाद उर्वरक डालने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, अगर आप फूलगोभी की अगेती खेती करते हैं यानी कि अगर आप इसकी गर्मियों में खेती करते हैं या फिर अगर आप इसकी बरसात के सीजन में करते हैं, कहने का मतलब है कि जुलाई माह तक या 15 अगस्त से पहले पहले अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं फूलगोभी का, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। अगर आप यही प्लांटेशन अगस्त के बाद में करते हैं या अगस्त के आखिरी सप्ताह तक भी करते हैं तब आपको उतनी ज़्यादा सावधानियां नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि उसके बाद में सीजन जो है फूलगोभी का क्लाइमेट जो है वो फूलगोभी के एकदम अनुकूल हो जाता है प्लांटेशन के बाद में। लेकिन फिलहाल आपको फूलगोभी में काफ़ी ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जो भी खाद उर्वरक आप डालते हैं, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप डालते हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर और सीमित मात्रा में डालने होते हैं। वरना अगर आप गलत फर्टिगेशन करते हैं, गलत खाद उर्वरकों का चयन करते हैं तो इसका सीधा असर आपके फूलगोभी की फूल की क्वालिटी पे पड़ेगा और आपके उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन भी डाउन रह सकता है और आपके फूल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकती है। नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के करना होता है। यूरिया का इस्तेमाल आपको करना भी है, सीमित मात्रा में करना है, लेकिन अगर आप ओवरडोज इसकी देते हैं, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपके फूल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। तो फूलगोभी की कौन सी अवस्था में आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी अवस्था में आपको नहीं करना चाहिए और कितनी मात्रा में आपको फूलगोभी में यूरिया की मात्रा देनी चाहिए, तो देखिए शुरुआत से लेके चलते हैं। चाहे आपने अपनी फूलगोभी का प्लांटेशन हाल ही में किया है, चाहे आपको प्लांटेशन को 15 से 20 दिन हो गए हैं या फिर अगर आप फिलहाल प्लांटेशन करने वाले हैं, तो देखिए पहला ड्रेंचिंग आपको इसमें जो है वो करना है। इसमें एक फंगीसाइड का कार्बनडाजिम 12 और मैनकोजेब 63%, यूपीएल का साफ आप ले सकते हैं। इसके लिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सबसे पहला फर्टिगेशन या पहला ये ड्रेंचिंग आप कह सकते हैं, यानी कि ये फंगीसाइड आपको देना ही देना है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपकी फूलगोभी में पीलेपन की समस्या आ सकती है या कॉलर रोट या जड़ गलन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। बरसात ज़्यादा होने की वजह से और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से ये समस्याएं इस सीजन में आम है। तो आप ये जो ड्रेंचिंग है वो जरूर करें, ड्रेंचिंग कर दें। और ड्रेंचिंग अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे नहीं करना, आपको जड़ में देना है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम और मैनकोजेब 12 और 63% में। और दोस्तों, ये जो ड्रेंचिंग है ना, ये आपको प्लांटेशन के 5 से 7 दिन के भीतर ही कर देना है। जैसे आपका प्लांटेशन हो जाए उसके 3-4 दिन के बाद में आप ये ड्रेंचिंग कर दीजिए। और जिन किसान भाइयों ने प्लांटेशन काफ़ी पहले कर दिया है, यानी कि 15 से 20 दिन आपकी फूलगोभी को हो गए हैं और ये ड्रेंचिंग भी आपने उस समय पे कर दिया, फिर भी अगर आपको पीलापन की समस्या दिखाई दे रही है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में आता है
उसका ड्रेंचिंग कर दीजिए 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और ये आप फर्टिगेशन में भी दे सकते हैं, मतलब ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी दे सकते हैं। लेकिन इस अवस्था में अगर फिर भी आपको पीलेपन की समस्या दिखाई दे रही है तो आप ये ड्रेंचिंग कर सकते हैं, ताकि क्योंकि कई बार क्या होता है आप ये ड्रेंचिंग शुरुआत में कर देते हैं, फिर भी अगर बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है या ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आपकी ज़मीन में फंगस वगैरह ज़्यादा है, तो इस तरह की जो समस्या है ये फिर भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर आप 50% वाले का ड्रेंचिंग कर देंगे तो आपकी फूलगोभी की फसल में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप जड़ में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ये आप कर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे सेकंड स्टेप की। फूलगोभी की फसल अगर आपने सिंपल और साधारण विधि से लगा रखी है या फिर आपने मतलब ड्रिप इरिगेशन की सहायता से लगा रखी है, तो यूरिया की जो मात्रा है वो बात कर लेते हैं। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, क्यारियां बनाकर या सिंपल विधि से इसकी खेती करते हैं, तो उनके लिए पहले बता देता हूं। सिंपल विधि से अगर खेती कर रखी है तो सबसे पहले तो आपको, अगर आपकी फूलगोभी की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाती है, तब आपको यूरिया की पहली खुराक देनी है। और पहली खुराक आपको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के, जो मैं आपको बता रहा हूं उसी मात्रा में देनी है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, यूरिया अगर आपने ज़्यादा डाल दी तो आपके फूल की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। फूलगोभी की अच्छी ग्रोथ और बढ़वार के लिए यूरिया का इस्तेमाल आपको करना भी है, अगर आपने सिंपल विधि से खेती कर रखी है। तो भाई अगर आपकी फूलगोभी 15 से 20 दिन की हो गई तो आपको क्या करना है, निराई गुड़ाई करनी है, और निराई गुड़ाई के साथ ही आपको यूरिया दे देनी है। अब यूरिया कितनी मात्रा में देनी है, देखिए अगर आपने बेसल डोज में 25 से 30 केजी यूरिया डाल दी है, तब तो आपको 25 केजी यूरिया ही और देनी है 1 एकड़ में। छिड़काव विधि से दे दीजिए, पहले आप यूरिया छिड़क दीजिए, उसके बाद में निराई गुड़ाई कर दीजिए और शाम को उसमें पानी चला दीजिए। अगर क्यारियां बनाकर आपने खेती कर रखी है तो क्यारियों में यूरिया का छिड़काव कर दीजिए, हाथ से उसकी मतलब खुरपी से निराई गुड़ाई कर दीजिए और उसके बाद में उसकी सिंचाई कर दीजिए। बेसल डोज में अगर आपने यूरिया डाली है तो 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से सफिशिएंट है, और अगर आपने बेसल डोज में यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया है तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद देनी है, इससे ज़्यादा डोज नहीं रखना है। अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं, दूसरी बार निराई गुड़ाई करते हैं, या आपकी फूलगोभी की फसल 35-40 दिन की अवस्था में आती है या फिर फूल की अवस्था में आती है, उस समय भी यूरिया खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं। उस स्टेज में यानी कि फूलगोभी की फूल की स्टेज में अगर आपने यूरिया डाल दी, और अगर बाई चांस अगर आपकी फूलगोभी की फसल में यूरिया की मात्रा पहले से आपने डाल रखी है और ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें आपकी फूल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक खराब हो सकती है। तो फूल की अवस्था में आपको यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि पहले आपने फूलगोभी में यूरिया नहीं डाली है, तब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले बेसल डोज में भी यूरिया डाल दी, निराई गुड़ाई के समय भी यूरिया डाल दी, तब आपको फूल की स्टेज में यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने फूलगोभी बेड बना के कर रखी है, मतलब ड्रिप इरिगेशन की सहायता से कर रखी है, तब यूरिया किस तरह से दी जा सकती है। क्योंकि अगर आपने बेड बना रखे हैं तो बेड के ऊपर इस यूरिया का छिड़काव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज निराई गुड़ाई आपको पहले करनी है, और निराई गुड़ाई के समय हर प्लांट के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाते, प्लांट की जड़ों के पास में थोड़ी थोड़ी आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो वो और भी ज़्यादा सही रहेगा। खुरपी से आप जो है निराई गुड़ाई कर दीजिए, जो भी खरपतवार है वो टोटल निकाल दीजिए। उसके बाद में छिड़काव विधि से सीमित मात्रा में या तो आप यूरिया खाद डाल दीजिए या NPK 19-19 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, ये आप डाल दीजिए। और दूसरा सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जिन किसान भाइयों ने मतलब चाहे सिंपल विधि से लगा रखी है या फिर आप चाहे ड्रिप इरिगेशन से लगा रखी है, सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो फूलगोभी की फसल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को की सागरिका का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप यूरिया के साथ ही दे सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों की फूलगोभी में पीलेपन की समस्या आ रही थी उनको क्या करना है, सबसे पहले तो वो ड्रेंचिंग आपको कर देनी है, जो फंगीसाइड मैंने आपको बताया है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाला। उसके बाद में 3-4 दिन बाद में आपको क्या करना है, उसमें निराई गुड़ाई करनी है और प्लांट की जड़ों के पास हल्की हल्की मिट्टी आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद में नाइट्रोजन का इस्तेमाल, मतलब यूरिया का आप इस्तेमाल करें 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर अगर आपने नहीं डाली है तो 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में इफ्को की सागरिका का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी फूलगोभी की फसल में पीलेपन की समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और ग्रोथ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। फूलगोभी की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, फूल की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी, फूल जल्दी भी निकलेगा, उत्पादन आपको जल्दी मिलेगा। इसके चलते मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे अगर टाइम पे आपकी फूलगोभी हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। दूसरा दोस्तों, जब आपकी फूलगोभी की फसल फूल की अवस्था में आती है उस समय पे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का फर्टिगेशन करना भी फूलगोभी की फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब आपकी फूलगोभी में आपने भले ही चाहे कितने भी फर्टिगेशन कर दिए हों, सारे फर्टिगेशन चाहे आपने कर दिए हों जो मैंने आपको बताए हैं, उसके बावजूद भी किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारी फूलगोभी में
फूल जो है वो पीला हो रहा है, फूल कई बार सूख भी जाता है, इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। मतलब पूरी तरह से फूल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, क्योंकि आपकी फूल गोभी की फसल में बोरोन की जब कमी आ जाती है तो इसके चलते इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। बोरोन की कमी की वजह से ऊपर की जो नई पत्तियां निकलती हैं वो ऊपर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती हैं, मतलब लक्षण उन्हीं में दिखाई देने लगते हैं। ग्रोथ उनकी काफ़ी धीरे हो जाती है, बढ़वार भी उस समय पर उनकी काफ़ी धीरे हो जाती है। तना जो है फूल गोभी का वो खोखला रह जाता है और फूल पीला होकर सूखने लगता है। इस तरह की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। तो बोरोन की जो कमी है वो आपकी फूल गोभी की फसल में नहीं होनी चाहिए। इस खेत में आप फूल गोभी की खेती कर रहे हो, उसका पीएच मान 7 से अगर ऊपर है तो ऐसे खेत में बोरोन की कमी के लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 20% वाला जो बोरोन है उसका पहला छिड़काव आपको कब करना है, जब आपकी फूल गोभी की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, तब आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये छिड़काव कर दीजिए 20% वाले बोरोन का। और या आप ये समझें कि 20 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप छिड़काव कर दीजिए। और दूसरा छिड़काव आपको कब करना है, जब आपकी फूलगोभी की फसल में फूल बनने शुरू हो जाते हैं, उस समय पे यही फर्टिलाइज़र आपको फिर से देना है। मतलब बोरोन 20% वाला या तो आप स्प्रे से दे दीजिए या फिर आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी चला सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो आप पहली खुराक दे रहे हैं बोरोन की, जब आपकी फूलगोभी की फसल 40 दिन की अवस्था में है तब आप इसका फर्टिगेशन कर दीजिए, मतलब ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे दीजिए 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और जब फूल निकालने की अवस्था में आती है उस समय पे आप इसका स्प्रे ले लीजिए। स्प्रे में 20 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक से ज़्यादा नहीं लेना है। और 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल भी करना है, ये भी आपको जरूर देना है। ये दोनों फर्टिगेशन करने के बाद में आपको अपनी फूलगोभी की फसल में फूल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। कई बार किसान भाइयों के खेतों में इस तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से भले ही आपने कितने भी अच्छे सीड की क्वालिटी ली हो, कितनी भी अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया हो, कितने भी खाद उर्वरक डाले हो, फिर भी फूल की जो समस्या है वो आ जाती है। मतलब फूल की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये आपको देना है आपकी फूलगोभी की बताई गई अवस्थाओं के दौरान बताए गए फर्टिगेशन या स्प्रे करते हैं तो फूलगोभी की फसल से काफ़ी शानदार उत्पादन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी फूलगोभी की फसल कितने दिन की हो गई है, कौन सी अवस्था में है और उसमें कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, मतलब वीडियो में दी गई जानकारियों से अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।